नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, आज हम लोग पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जनरल नॉलेज का ही एक छोटा सा टॉपिक को आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि रैमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय था। क्वेश्चन क्या कहता है? रैमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय था। तो ऑप्शन देख लीजिए, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, किरण बेदी एवं TN शेषन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। सही आंसर इसका क्या हो जाता है? विनोबा भावे, जो कि रैमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? तो इसका हम लोग क्या आंसर कहेंगे? विजया लक्ष्मी पंडित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, विजया लक्ष्मी पंडित को प्राप्त है। विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव इन्हें प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगले को देखिए। अगला है कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी। भारत की प्रथम महिला शासिका थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रजिया सुल्तान हो जाएगा। रजिया सुल्तान, यह दिल्ली सल्तनत में आप इसको पढ़ने को आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिला होगा। तो वही यहाँ पर प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। यह रजिया सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित व्यक्ति हैं। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि प्रसिद्ध दिलवारा का मंदिर अवस्थित है। प्रसिद्ध दिलवारा का मंदिर अवस्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? सिरोही राजस्थान में स्थित है। और यह कहाँ पर? माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पे? माउंट आबू राजस्थान में और सिरोही में स्थित है। यह तीनों चीज़ भी अगर आपको मिल जाए तो आप इन सभी को सही मानते हुए आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि वृंदावन गार्डन है, तो हम लोग वृंदावन को कह लेते हैं, जो कि यह क्या होता है? गलत हो जाता है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर, यानी कि कर्नाटक में स्थित है वृंदावन गार्डन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि शालीमार बाग कहाँ स्थित है? शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो इसके लिए हम लोग क्या आंसर कहेंगे? श्रीनगर। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीनगर में शालीमार बाग स्थित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, श्रीनगर हो गया, गुलमर्ग हो गया, ऊटी हो गया और दार्जिलिंग हो गया। यह सभी का सभी जगह पर्वतीय क्षेत्र हैं और यह सभी का सभी जगह पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही फेमस जगह है। तो आप जान लीजिए कि गुलमर्ग कहाँ पड़ता है। गुलमर्ग कहाँ पर स्थान यह स्थित है? गुलमर्ग हो गया, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ऊटी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और दार्जिलिंग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आप यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन का भी कुछ डिटेल्स जान गए और इस प्रश्न का हम लोग सही आंसर क्या कह लेंगे? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीनगर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि राजघाट किसका समाधि स्थल है? राजघाट किसका समाधि स्थल है?
तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल को हम लोग राजघाट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर स्थित है। प्रश्न क्या कहता है, जगन्नाथ मंदिर स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है, पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। और यह मंदिर क्या होता है कि गंग वंश के शासकों ने बनवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हम लोग सही आंसर कहते हैं। तो अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोणार्क उड़ीसा में स्थित है ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। और इसको किसने बनवाया था, चोल शासक राजेंद्र राज प्रथम ने इसको बनवाया था। ब्लैक पैगोडा का मंदिर कहाँ पर स्थित है, कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। और पूछेगा कि बताइए श्वेत पैगोडा का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है, जो कि भगवान विष्णु का मंदिर से संबंधित है। हम्पी कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। मैसूर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। पुरी कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। तो इस प्रश्न का हम लोग सही आंसर क्या कह लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोणार्क में ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न है कि शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है। शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप एक लाइन जान लीजिए कि इन्होंने ही राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किया था। और जनगण मन के ही यही राष्ट्रगान को बांग्लादेश में भी कॉपी किया गया है, मतलब बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्हीं के द्वारा रचित है। तो शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर से स्थित है, संबंधित है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न है कि वाटरलू का संबंध है, तो वाटरलू का संबंध किस व्यक्ति से है, तो इसका आंसर हम लोग क्या कह लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपोलियन से संबंध है। वाटरलू का संबंध किससे है, नेपोलियन से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि असम राज्य का नया नाम क्या है, तो असम राज्य का नया नाम क्या हो जाता है, असोम होता है। असम का नया नाम क्या है, असोम है। पूछेगा कि कामरूप किसका पुराना नाम है, तो असम का ही पुराना नाम है कामरूप। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है, प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। तो असम से रिलेटेड आपको इतना चीज़ याद रखना होगा। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न है कि कांगो का प्रवर्तित नाम है। कांगो का प्रवर्तित नाम है। कांगो एक अफ्रीकी देश है और इस अफ्रीकी देश का प्रवर्तित नाम क्या है, जायरे। कांगो यानी कि जायरे, कांगो यानी कि जायरे, ऐसे करके आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न है कि बेंगलोर शहर का नया परिवर्तित नाम है। तो बेंगलोर शहर का नया परिवर्तित नाम है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंगलुरु हो जाता है। क्या हो जाता है, बंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि फार्मोसा किस देश का पुराना नाम है। क्या है, फार्मोसा किस देश का पुराना नाम है, तो किसका हो जाता है, ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा है। और इसी फार्मोसा द्वीप पर सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गया था। आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा।
तो इस प्रश्न के लिए हम लोग से क्या सही आंसर कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ताइवान को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि पूर्व में श्याम नाम से किस देश को पुकारा जाता था? पूर्व में श्याम नाम से किस देश को पुकारा जाता था? तो इसका हम लोग क्या आंसर कह लेंगे? थाईलैंड को पूर्व में श्याम नाम से पुकारा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि घाना का पुराना नाम क्या है? घाना का पुराना नाम क्या है? तो इसका हम लोग क्या आंसर कह लेते हैं? ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोल्ड कोस्ट हो जाता है। घाना का पुराना नाम क्या हो जाएगा? गोल्ड कोस्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि अबिसीनिया किस देश का पुराना नाम है? अबिसीनिया किस देश का पुराना नाम है? यानी कि इथोपिया का पुराना नाम क्या है? अबिसीनिया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि कंपूचिया का नया नाम क्या है? कंपूचिया का नया नाम क्या है? यानी कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंबोडिया हो जाता है। कंबोडिया वर्तमान में नाम है और इससे पहले का नाम क्या था? कंपूचिया था। यहाँ पर क्या है कि अमेरिकी सेना नहीं, कंबोडिया से रिलेटेड आपको एक चीज़ याद रखना है कि यह देश आसियान के देश में संबंधित है। और जावा से रिलेटेड आपको क्या ध्यान रखना है कि जावा यह इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया तो एक देश है, सुमात्रा एक द्वीप है जो कि इंडोनेशिया के अधीन होता है। तो इस प्रश्न का हम लोग क्या आंसर कह लेंगे? कंबोडिया, जो कि वर्तमान में एक देश है और इस देश का पहले वाला नाम क्या था? कंपूचिया था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि कार्टेक्स किस देश की संसद को कहते हैं? कार्टेक्स किस देश की संसद को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पेन की संसद को हम लोग कार्टेक्स कहते हैं। तो हम अपने भी संसद का नाम जान लें कि इंडिया में जो संसद है इसको हम लोग संसद कहते हैं। नेपाल को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। रूस की संसद को हम लोग ड्यूमा बोलते हैं। भूटान की संसद को हम लोग संसद बोलते हैं। और बहुत ही बार पूछा जाने वाला होता है, ईरान की संसद को हम लोग मजलिस कहा जाता है। ईरान की संसद को भी मजलिस कहा जाता है। रूस की संसद को ड्यूमा बोला जाता है और अमेरिका की संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है। तो इतना चीज़ आपको संसद से रिलेटेड याद रखना होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि जापान की संसद को हम लोग क्या कहते हैं? जापान की संसद को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या आप कहिएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि डायट कहा जाता है। जापान की संसद को डायट कहा जाता है। नेसेट इजराइल की संसद को कहा जाता है। नेसेट इजराइल की संसद को कहा जाता है। बुंडसटैग यह यूरोप का एक देश है, वहाँ पर स्थित है यह। तो जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। बहुत ही बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आपको यह ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है को कहा जाता है? भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है को कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? वाइट पेपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वाइट पेपर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाता है? अशोक चक्र,
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और अशोक चक्र ही क्यों लिया गया है, क्योंकि यह चक्र प्रगति को दर्शाता है, तो इसीलिए अशोक चक्र भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। कमल का फूल यह राष्ट्रीय फूल है। चांद तारा यह तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है। गुलाब का फूल यह ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो यहाँ तक भी आप समझ गए। तो इस प्रश्न का हम लोग क्या सही आंसर कह लेंगे? ऑप्शन नंबर ए यानी कि अशोक चक्र हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? क्या है? भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ देखिए ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड रेखा किस को हम लोग कहते हैं? सर ड्यूरंड के नेतृत्व में यह रेखा खींचा गया था। किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में रेखा खींचा गया था। ड्यूरंड रेखा को लेकर के हम अभी इसको कन्फर्म नहीं है, तो हम इसको अभी नहीं कहेंगे, थोड़ा हमको इसका अभी ध्यान में नहीं है। मैकमोहन रेखा कहाँ पर स्थित है? भारत और चीन के बीच स्थित है। और रेड क्लिफ रेखा कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। मैगी नोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सा रेखा स्थित है? मैगी नोट रेखा स्थित है। कहेगा कि 38वीं समांतर रेखा किसके बीच स्थित है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। 49वीं समांतर रेखा कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। 17वीं समांतर रेखा कहाँ स्थित है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। तो रेखा से रिलेटेड अगर इतना क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर यह सब पूछा जाने का संभावना है। तो आप इन सभी चीज़ों को भी एक बार देख करके चलें। तो इस प्रश्न का हम लोग क्या सही आंसर कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेड क्लिफ रेखा हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो पहले मैंने आपको बता दिया है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत और चीन के बीच स्थित है मैकमोहन रेखा। तो यह भी आप समझ गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है। तो यही रहे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं। तो आपको एक बार इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर देख करके चलना है। और आप रेगुलर अगर इस तरीके से हमारा यह वीडियोज़ को आप देखते रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको जीके से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा, निश्चित रूप से आपको बहुत ही आसान वहाँ पर सवाल देखने को मिलेगा। तो आप इसी प्रकार से वीडियोस को पूरा देखते रहें। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियोस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।